हाय वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और आज मैं एक काफी मजेदार फ्यूचरिस्टिक साईफाई मूवी लेके आई हूँ, द माइनॉरिटी रिपोर्ट। मूवी का समय है 2054। वॉशिंगटन डीसी में प्री क्राइम नाम का एक डिवीजन होता है गवर्नमेंट का। इस डिवीजन का हेड होता है जॉन एरिंगटन यानी टॉम क्रूज। ये डिपार्टमेंट भविष्य में होने वाले मर्डर्स को रोकता था 3 म्यूटेंट लोगों का इस्तेमाल करके। इन 3 म्यूटेंट्स को प्रीकॉक्स कहा जाता है। इन्हें एक फोटोन मिल के लिक्विड में रखा जाता है ताकि उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए एनर्जी मिल सके। इन 3 प्रीकॉक्स में एक लड़की होती है एगेथा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, और दूसरे 2 जुड़वा भाई होते हैं आर्थर और डैश। इनके पास भविष्य में होने वाले क्राइम्स को देखने की एक शक्ति होती है, यानी ये फ्यूचर देख सकते थे। और ये तीनों भी प्री क्राइम कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। लेकिन ये तीनों भी लोग मर्डर कब होने वाला है और विक्टिम और मर्डरर कौन है यही बात बता सकते हैं, लेकिन मर्डर का लोकेशन क्या है ये नहीं बता पाते। और इनको मर्डर्स के विजन्स आते थे, स्क्रीन पर दिखाई देते थे और इन विजन्स को रिकॉर्ड किया जाता था। अब ये विजन जनरेट होने के बाद 2 बॉल्स जनरेट होते थे, जिसमें एक विक्टिम का नाम होता था तो दूसरा मर्डरर का नाम। अगर रेड बॉल आया यानी 1-2 घंटे में मर्डर होने वाला है, और अगर येलो बॉल रिसीव हुआ यानी मर्डर 1 से 2 दिन के बाद होने वाला है। यहाँ पे जॉन और उसकी टीम को विजन देखकर मर्डर का लोकेशन ढूंढकर क्राइम होने से पहले मर्डरर को पकड़ना होता है। एक बार मर्डरर पकड़ा गया तो उसके शरीर पे डिवाइस लगाकर उसे पैरालाइज किया जाता है और इनएक्टिव स्टेट में बाकी क्रिमिनल्स के साथ उसे रखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि क्राइम होने के बाद मर्डरर भी पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी प्रीकॉक्स को सेम ही विजन कई बार दिखाई देता है। इसे ये लोग ईको कहते हैं और इस डुप्लीकेट विजन को ये लोग सिस्टम से डिलीट करते हैं। तो जब कहानी शुरू होती है तब प्रीकॉक्स को एक विजन आता है जिसमें हावर्ड नाम का आदमी अपनी पत्नी सुजैन और उसके बॉयफ्रेंड को मारने वाला था। अब ये मर्डर अगले 24 मिनटों में ही होने वाला था, इसीलिए काफी जल्दबाजी होती है। जॉन जैसे ही ये विजन देखता है वो अपनी बाकी की टीम को मर्डरर और विक्टिम का नाम, उनका एड्रेस, ये डिटेल्स ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन उन्हें हावर्ड का आज का एड्रेस नहीं मिलता, पुराना एड्रेस मिलता है। तो जॉन वापस स्क्रीन पे रिपोर्ट देखने लगता है। उसे इस रिकॉर्डिंग में आसपास की जगह में एक गार्डन दिखाई देता है और काफी बड़ा मेरी गो राउंड था, और जॉन को वो एरिया मिल जाता है जहाँ हावर्ड आज रह रहा था। और जॉन और उसकी टीम फ्लाइंग कार से हावर्ड के घर पे पहुंच जाती है, जहाँ पे घर में सुजान अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। और हावर्ड को जैसे ही पता चलता है वो सीजर लेके दोनों को भी मारने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन तभी जॉन और उसके लोग आते हैं और इस क्राइम को रोकते हैं। हावर्ड को अरेस्ट करके पैरालाइज किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ काम जॉन और उसकी टीम का था। उसी रात जॉन नशे की हालत में अपने घर पे आता है। जॉन के रियल लाइफ में उसके पत्नी लारा के साथ उसका डिवोर्स हुआ था, क्योंकि करीब 6 साल पहले उनका बेटा शॉन अचानक से जॉन के हाथों गायब हुआ था। तब से उसके और लारा के संबंध कुछ अच्छे नहीं थे और आखिरकार लारा ने उससे डिवोर्स ले लिया था। और तभी से जॉन नशे के अधीन हो गया था और काफी ड्रग्स लेता था। अब अगले दिन हम जॉन के ऑफिस में देखते हैं। इनके इस प्री क्राइम ऑफिस में FBI एजेंट डैनी इस प्रोग्राम की जांच पड़ताल करने के लिए आता है, क्योंकि अगले हफ्ते से ये प्रोग्राम पूरे देश में स्टार्ट होने वाला था। तो ये प्रोग्राम सही से चल रहा है या नहीं ये चेक करना डैनी का काम था। अब प्रोग्राम से रिलेटेड सारी जानकारी देखने के बावजूद वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल खड़े करने लगता है कि तुम लोग इन विजन्स के जरिए ऐसे लोगों को पकड़ रहे हो जिन्होंने मर्डर किया ही नहीं है। वो लोग निर्दोष भी तो हो सकते हैं अगर आखिरी मोमेंट पे उन्होंने मर्डर नहीं किया तो जॉन उसे समझाता है कि प्रीकॉक्स वही विजन देखते हैं जिसका मर्डर होने वाला है। जो लोग सिर्फ मर्डर करने का सोच रहे हैं उनका विजन इन्हें दिखाई नहीं देता, और अगर हम उस जगह पे सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो मर्डरर वो मर्डर कर ही देता। और ये फ्यूचर काफी एक्यूरेट रहा है। और फिर जॉन डैनी को प्रीकॉक्स सिस्टम दिखाने के लिए लेके जाता है और उसे सारी चीजें समझाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डैनी को ये प्रोग्राम पसंद नहीं आता, इसीलिए वो कुछ ना कुछ सवाल खड़े करके वहाँ से निकल जाता है। डैनी यहाँ से निकलकर सीधा जॉन को बिना बताए उसके घर चला जाता है, ब्रेक इन करता है और उसकी पर्सनल चीजें ढूंढने लगता है, और उसके हाथ में ड्रग्स आते हैं। अब अगले दिन वो जॉन को पकड़ने वाला था इसी सिलसिले में। तो यहाँ पे जॉन डैनी की ही बातें सोच रहा था और वो क्राइम चेम्बर में ही था। तभी अचानक से जो म्यूटेंट रहती है एगेथा वो उठ जाती है और जॉन का हाथ खींचती है और उसे एक विजन आता है। जॉन जब स्क्रीन पे देखता है तब एक औरत को पानी में डुबाकर कोई मार रहा था, लेकिन तभी वोली वहाँ पे आता है और एगेथा को संभालता है। वोली जॉन को बताता है कि दरअसल ये विजन ईको है, यानी ये क्राइम ऑलरेडी हो चुका है और एगेथा को अक्सर ये विजन कई बार दिखाई देता है। लेकिन फिर भी जॉन हैरान होता है, इसीलिए इस क्राइम का वो रिकॉर्ड चेक करने के लिए कंटेनमेंट चेम्बर में जाता है, जहाँ पे अरेस्ट किए हुए क्रिमिनल्स को रखा जाता है। जॉन उस केस को ढूंढ के निकालता है और उसे सारी डिटेल्स मिलती है। जिस औरत को बचाया था उसका नाम एन लाइवली था, लेकिन वो औरत इस केस के बाद ही अचानक से गायब हो गई थी। इसके अलावा जो मर्डरर था उसकी भी कोई भी जानकारी सिस्टम में नहीं मिल रही थी कि उसका नाम क्या था या फिर मारने का मोटिव क्लियर नहीं था, मानो कि इस फाइल की डिटेल किसी ने जानबूझ के डिलीट की है। लेकिन जॉन एक बात नोटिस करता है कि इस केस में
उन म्यूटेंट्स के द्वारा 2 विजन्स आए थे। उनमें से जो एगेथा का विजन था वो थोड़ा अलग था और वो सिस्टम से डिलीट कर दिया गया है। जॉन को ये चीज काफी अजीब लगती है, इसीलिए वो ये सारा डेटा अपने ड्राइव में लेता है और वो अपने बॉस लेमर के घर जाता है, उसे सारी हकीकत बताता है कि एगेथा का विजन सिस्टम से गायब हो गया है और वो औरत जिसकी हमने जान बचाई वो भी गायब हो गई थी। लेकिन लेमर उसे रोकते हुए कहता है कि अगले हफ्ते ये प्रोग्राम पूरे देश में शुरू होगा, अभी तुम कोई भी गड़बड़ी मत करो। इसीलिए ना चाहते हुए भी जॉन ये बात उधर ही छोड़ देता है। अब यहाँ ऑफिस आने पर जॉन को मर्डर का नया केस मिलता है जिसपे मर्डरर और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। आने वाले 36 घंटों में वो क्रॉग नाम के शख्स को मारने वाला है। ये देखकर वो डर जाता है। वॉली भी ये विजन देखता है, लेकिन दोनों भी काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए वॉली बिना कुछ कहे उसे भागने का समय देता है। लेकिन तभी डैनी आ जाता है उसे पकड़ने के लिए ड्रग्स के सिलसिले में। उसे भी बंदूक के नोक पे पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा ऑफिस की फ्लाइंग कार लेके वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में वो अपने बॉस लेमर को कॉल करता है और कहता है कि शायद मुझे वो FBI का एजेंट डैनी फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी दौरान अचानक से प्री क्राइम के लोग जॉन की ऑटोमेटिक कार को लॉक करते हैं और उसका डायरेक्शन पुलिस स्टेशन की ओर करते हैं। ये देख के जॉन गाड़ी की कांच तोड़ देता है और वहाँ से भाग के ट्रेन लेने के लिए वो प्लेटफॉर्म जाता है। लेकिन हर जगह आई स्कैनर लगाने के कारण उसकी टीम वहाँ भी पहुँच जाती है। अब कैसे तैसे उनसे बचते हुए वो आगे भाग जाता है तो डैनी उसे वापस पकड़ लेता है और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है एक पुराने गोडाउन के यहाँ पे। तो जॉन को वहीं पे एक नॉर्मल कार मिलती है जिसे वो लेके वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा डॉक्टर एरिस के पास आता है। डॉक्टर एरिस के रिसर्च के कारण ही प्रीकॉक्स का ये प्रोग्राम आज लाइव था और वो लोग यूज कर रहे थे। वो डॉक्टर एरिस को सारी हकीकत बताता है और उसे पूछता है कि क्या कभी प्रीकॉक्स के दिमाग में कोई गलत विजन्स डाल सकते हैं और ऐसे केस में ये प्रूव कैसे करे कि ये विजन गलत है। लेकिन डॉक्टर एरिस उसे कहती है कि विजन्स कभी भी झूठ नहीं हो सकते। आगे वो इस प्रोग्राम का बैकग्राउंड बताती है कि ये प्रोग्राम 10 से 15 साल पहले शुरू हुआ था जब शहर के काफी सारे लोग एक नए ड्रग्स का शिकार बन गए थे। वो ड्रग मेडिकली टेस्टेड नहीं था जिसके कारण ये जितने भी लोग थे उनकी आने वाली जनरेशन यानी उनके बच्चे काफी कमजोर पैदा हुए ड्रग्स के कारण। लेकिन इन बच्चों में भविष्य में जो खून होने वाले हैं वो देखने की एबिलिटी थी, लेकिन कमजोर होने के कारण काफी सारे बच्चे मारे गए और अभी सिर्फ 3 ही बच्चे बचे हैं जो कि अभी प्रीकॉक्स यानी वो म्यूटेंट है तुम्हारे ऑफिस में। लेकिन आगे वो बताती है कि कुछ रेयर केस में एगेथा को अलग विजन्स दिखाई देते हैं दूसरे 2 भाइयों से और इन एगेथा के विजन्स को माइनॉरिटी रिपोर्ट कहते हैं। कंफ्यूज जॉन पूछता है माइनॉरिटी रिपोर्ट क्या होता है, तो वो बताती है कि ये एक तरह का अल्टरनेट फ्यूचर होता है कि अगर मर्डरर ने आखिरी मोमेंट पे खून नहीं किया तो जो अल्टरनेट फ्यूचर होगा उसी का विजन एगेथा को दिखाई देता है। लेकिन ये हर एक जुर्म के केस में नहीं होता, यानी अगर तुम्हारे केस में माइनॉरिटी रिपोर्ट जनरेट हुई है तो इसका मतलब ये है कि शायद तुम आखिरी मोमेंट पे खून अगर नहीं करते हो तो क्या फ्यूचर होगा वो एगेथा को दिखाई देता है। जॉन ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं इतने सालों से इस प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ लेकिन कभी भी मैंने ऐसे 2 अलग अलग रिपोर्ट्स नहीं देखे, सिर्फ एक ही रिपोर्ट जनरेट होता है। तो डॉक्टर एरिस कहती है कि वो माइनॉरिटी रिपोर्ट जैसे ही सिस्टम में जनरेट होता है उसे डिलीट किया जाता है। अगर गवर्नमेंट और लोगों को पता चला कि ये प्रोग्राम परफेक्ट नहीं है तो वो इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। इसलिए अब ये सब कुछ सुन के जॉन काफी गुस्सा हो जाता है। जॉन उसे अपने रिपोर्ट के बारे में बताता है कि वो क्रॉग नाम के किसी आदमी की जान लेने वाला है। तो एरिस कहती है कि तुम्हारे बचने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें अपने माइनॉरिटी रिपोर्ट ढूंढनी होगी कि क्या कोई अल्टरनेट फ्यूचर पॉसिबल है जहाँ पे तुम मर्डर नहीं कर रहे हो। ये फाइल ढूंढो। तो जॉन उसे पूछता है कि रिपोर्ट तो जनरेट होते ही डिलीट होती है तो मुझे कहाँ मिलेगी। तो एरिस कहती है जनरेटेड रिपोर्ट डिलीट होती है लेकिन ओरिजिनल रिपोर्ट तुम्हें मिलेगी जो कि एगेथा के दिमाग में होगी। लेकिन अगर तुम्हारा अल्टरनेट फ्यूचर पॉसिबल होगा तो ही माइनॉरिटी रिपोर्ट मिलेगी वरना नहीं। जॉन इस बात से काफी गुस्सा था क्योंकि इतने सालों में उसने जितने भी क्रिमिनल्स को पकड़ा था उनमें ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने आखिरी मोमेंट पे वो मर्डर नहीं किया हो, लेकिन फिर भी इसके डिपार्टमेंट ने उन लोगों को पकड़ के जेल में डाला था। अब जॉन वहाँ से निकलकर एक इलीगल डॉक्टर के पास जाता है अपने आंखों का वो ऑपरेशन करा के नई आंखें लगाने के लिए, ताकि हर जगह जो आई स्कैनर है उससे वो पकड़ा ना जाए। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके नई आंखें लगाता है लेकिन उन्हें ठीक होने में 12 घंटे बाकी थे, इसीलिए कुछ ड्रग्स और एक इंजेक्शन उसे देके भेज देता है जिसे लगाने के बाद जॉन का फेस कुछ समय के लिए बदल सकता है
अब जॉन घर आने के बाद ड्रग्स लेके सो जाता है और नींद में उसे अपने बेटे का सपना आता है। जब वो दोनों साथ में पूल के यहाँ पे थे तब अचानक से इसका बेटा शॉन गायब हुआ था और इसे डरावने सपने के कारण जॉन नींद से उठ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके बिल्डिंग में जॉन के ही टीम के लोगों ने उनके स्पाइडर रोबोट्स को भेजा है ताकि ये पूरी जगह वो स्कैन करके जॉन को पकड़ सके। जब जॉन के घर में स्पाइडर रोबोट आता है तब वो रोबोट उसकी आंखों का भी इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता उन नए आंखों के कारण। और अभी 12 घंटे हो गए थे, इसलिए वो पट्टी निकालता है और वो इंजेक्शन लगाता है जिसके कारण उसका चेहरा काफी अजीब होता है और वो वापस प्री क्राइम के ऑफिस चला जाता है। उसके पास अपनी पुरानी आंखें थी, उन्हें स्कैन करके वो ऑफिस के अंदर चला जाता है। वॉली की मदद से वो अगेथा की रिपोर्ट डाउनलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वापस अगेथा जग जाती है और उसी एन लाइवली नाम के औरत का विजन उसे दिखाई देता है जिसे कोई पानी में डुबा कर मारने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी जगह पे डैनी को पता लगता है कि जॉन वापस ऑफिस आया है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए आता है। अब ये जानने के बाद जॉन अगेथा को मशीन से डिस्कनेक्ट करता है और दूसरी जगह से उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जॉन को अपनी माइनॉरिटी रिपोर्ट ढूंढनी थी, इसीलिए वो अपने हैकर दोस्त के पास अगेथा को लेके जाता है। उसका हैकर दोस्त अगेथा को स्कैन करके कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और उसकी रिपोर्ट स्कैन करने लगता है। तो उन्हें जॉन के केस में कोई भी अल्टरनेट फ्यूचर यानी वो माइनॉरिटी रिपोर्ट नहीं मिलती, यानी कि हर हालात में जॉन क्रॉक को मारने ही वाला है। लेकिन तभी अगेथा को वापस एन लाइवली के डूबने का विजन आता है, लेकिन इस बार ये विजन काफी क्लियर होता है और जॉन उस किलर का चेहरा देखने ही वाला था, लेकिन उतने में ही ये विजन बंद हो जाता है। लेकिन जॉन एन लाइवली के उस अलग विजन की कॉपी अपने पास रख लेता है और वहाँ से अगेथा को लेकर भाग जाता है। यहाँ पे भी पुलिस आए थे, लेकिन अगेथा फ्यूचर देख सकती थी, इसलिए उसके मदद से ये लोग बाहर निकलते हैं। बाहर आने पर उसे एक पोस्टर दिखाई देता है जो उसने खुद के विजन में देखा था और उसे रियलाइज होता है कि अगले 12 मिनट में ही वो क्रॉक का मर्डर करने वाला है। आसपास देखने पर उसे वो बिल्डिंग भी दिखाई देती है जिसपे क्रॉक रहता था। अगेथा को लेके वो वहाँ पे चला जाता है। अगेथा अधमरे हालत में उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है तुम वहाँ पे किसी का मर्डर करने वाले हो। लेकिन जॉन उसे कहता है कि मुझे देखना है कि यह सच में तुम्हारा प्रोग्राम फ्यूचर बताता है या फिर वो अपने दिमाग को बदल सकता है और आखिरी मोमेंट पे वो खून नहीं करेगा। अब आगे वो क्रॉक के घर पे चला जाता है। वहाँ उसे काफी सारे बच्चों के फोटोज दिखाई देते हैं जिसमें जॉन के बेटे शॉन का भी फोटो उसे मिलता है, यानी कि क्रॉक एक किडनैपर था और उसी ने शॉन को भी किडनैप किया था। ये देखकर जॉन काफी गुस्सा हो जाता है। तभी क्रॉक वहाँ पे आता है। जॉन उसे काफी मारने लगता है और बाद में क्रॉक कहता है कि हाँ, मैं एक किडनैपर हूँ और मैंने तुम्हारे बेटे को भी किडनैप किया था, लेकिन उसे बेचने से पहले ही वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। अब ये सुन के जॉन और भी आग बबूला हो जाता है और उसके सामने गन तान देता है। अगेथा पीछे से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज उसे मत मारो। ये सुन के वो कश्मकश में आ जाता है कि इसे मारूं या फिर नहीं, और काफी समय तक बस गन तान के खड़ा हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद उसके घड़ी का अलार्म बजता है, यानी कि क्रॉक को मारने का समय बीत गया था और उसने नहीं मारा था। ये देख के वो शांत होता है और क्रॉक को अरेस्ट करने के लिए जाता है, लेकिन क्रॉक तभी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे जिंदा मत छोड़ो, मुझे मार डालो। क्रॉक कहता है कि दरअसल उसे किसी ने पैसे दिए थे ताकि वो जॉन को फंसाए, वो असल जिंदगी में किडनैपर नहीं है। जॉन के हाथों क्रॉक की मौत होने के बाद क्रॉक की फैमिली को काफी अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। जॉन हैरान होकर उसे पूछता है कि तुम्हें पैसे किसने दिए थे, कौन मुझे फंसाना चाहता है। लेकिन वो जॉन के हाथ की बंदूक लेता है और खुद को मार देता है और बिल्डिंग से कूद जाता है उसी। और अभी क्रॉक का मर्डर भी उसके ही सर पे आ गया है, इसीलिए वो अगेथा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सीधा वो अपनी पत्नी लारा के यहाँ पे जाता है क्योंकि उसका घर शहर के बाहर था। यहाँ पे क्राइम सीन पर डैनी और प्री क्राइम की टीम आती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान डैनी को भी लगने लगता है कि कोई जॉन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो लेमर को कॉल करके जॉन के ही घर पे मिलने के लिए बुलाता है। जॉन के घर में डैनी लेमर को एन लाइवली के मर्डर का क्लिप दिखाता है, लेकिन इसमें अगेथा की क्लिप मिसिंग होती है। लेकिन फिर डैनी को जॉन के ही घर में अगेथा की क्लिप का वीडियो भी मिल जाता है जो कि जॉन ने अपने हैकर दोस्त की मदद से रिट्रीव किया था, और लारा के घर जाने से पहले अपने घर पे एक कॉपी वो रख के गया था। डैनी और लेमर मिलके वो कॉपी देखते हैं, लेकिन लेमर ये देख के कहता है ये दोनों भी क्लिप सेम है, पर डैनी कहता है कि नहीं, दोनों में बारीक डिफरेंस है। पानी और हवा दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। इसी का मतलब है एन लाइवली को किसी ने 2 बार मारने की कोशिश की है, यानी कि आपके प्रोग्राम के कारण
असली खूनी शायद मर्डर करके अभी भी बाहर घूम रहा है और किसी निर्दोष आदमी को पैरालाइज करके जेल में डाला है। तो लेमर कहता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, हमने किलर को रंगे हाथों पकड़ा था मर्डर करने से पहले। लेकिन डैनी कहता है शायद कोई अंदर का ही आदमी मिला हुआ है, सबसे पहले तो उसने किराए के असैसिनेटर को हायर किया होगा एन लाइवली को मारने के लिए, जिसके कारण प्रीकॉक्स के जरिए एक फेक मर्डर का विजन जनरेट हुआ और यही विजन देखकर असली किलर सेम कपड़े और मास्क पहनता है। और जब प्री क्राइम्स के लोग उस दूसरे असैसिनेटर को पकड़ने के लिए जाते हैं, उस वक्त असली क्रिमिनल वहां जाता है और जिस तरह से विजन में दिखाया गया है और उसी तरह एन लाइवली को मार देता है। अब इस मर्डर का भी विजन आपके सिस्टम में जनरेट हुआ होगा, लेकिन प्री क्राइम्स के लोगों को यही लगा कि सेम विजन ही वापस आ रहा है, इसीलिए उसे ई को समझ के उसे डिलीट किया गया। पर वही असली मर्डर का विजन था और उसी का विजन एगेता के माइंड में बस गया था और वही विजन उसे बार बार आ रहा है। ऑफ कोर्स ये मुमकिन नहीं होता अगर किलर ने पहले का विजन देखा नहीं होता तो, यानी कि कोई अंदर का ही आदमी आपका ही टीम का मेंबर मिला हुआ है। लेकिन तभी लेमर कहता है क्या तुम्हें पता है एगेता सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, उसके बिना बाकी के दो प्रीकॉक्स विजन जनरेट ही नहीं कर सकते, यानी कि अभी अगर कोई मर्डर करता है तो उसका रिपोर्ट जनरेट ही नहीं होगा। और ये कह के वो डैनी को मार देता है, यानी कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि लेमर ही है। इसी ने एन लाइवली को मारा था, क्रॉक को भी जॉन को फंसाने के लिए इसी ने पैसे दिए थे और अब डैनी को मार के वो खून भी जॉन के सर पे ही डाल देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब जॉन एगेता को लेके जब फार्म में आया था तब एक बात उसके दिमाग में थी कि कोई उसको क्यों फंसाना चाहेगा। तब उसे याद आता है कि वो एन लाइवली केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, यानी कोई नहीं चाहता कि वो एन लाइवली केस के बारे में जाने। वो एगेता से पूछता है कि आखिरकार एन लाइवली है कौन और तुम्हें उसके बार बार विजन्स क्यों आ रहे हैं। तब वो बताती है कि वो मेरी माँ है, वो ड्रग एडिक्ट थी इसीलिए रिहैब में थी, यानी कि डॉक्टर एरिस के लैब में, और लैब में ही एगेता का जन्म हुआ था। एगेता पैदा होते ही प्रीकॉक्स इस प्रोग्राम में उसे शामिल कर दिया गया। लेकिन कुछ सालों के बाद एन लाइवली ठीक हो गई, रिहैब से बाहर आई, तब वो अपनी बेटी एगेता की मांग करने लगी। लेकिन उस वक्त एगेता ऑलरेडी उस प्रोग्राम में थी और उसके विजन्स के कारण क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे थे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही थी, अगर उसे अपने माँ के पास उसे दे देते तो ये पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाता, इसलिए एन लाइवली को किसी ने मार दिया। आगे जॉन पूछता कि किसने मारा उसे, लेकिन वो बताए उसके पहले ही प्री क्राइम के सारे लोग लारा के घर पे आते हैं और जॉन को पैरालाइज करके उसे भी जेल में डाल देते हैं। एगेता को वापस प्रीकॉक्स के चेम्बर में डाल दिया जाता है। अब अगले दिन लारा लेमर से मिलने के लिए जाती है उसके ऑफिस में ताकि वो जॉन को बचा सके और वो बातों बातों में एन लाइवली के बारे में पूछती है कि वो कौन है। तो लेमर साफ साफ मना कर देता है, कहता है मुझे नहीं पता कौन है। लेकिन लारा वापस जॉन को डिफेंड करने के लिए लगती है, तो उस वक्त के लिए लेमर उसे कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ जॉन को कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है और आगे मैं ये भी चेक करूंगा कि एन लाइवली को किसने डुबाकर मार डाला है। अब ये बात सुन के लारा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ एन लाइवली के मर्डर के बारे में बताया था, ये नहीं बताया कि वो डूब कर मरी है। लेकिन लेमर बात घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन लारा समझ जाती है इसी ने क्रॉक, डैनी और एन लाइवली को मारा है और जॉन को यही फंसा रहा है। लारा को तभी वहीं पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें जॉन के खिलाफ सारे सबूत थे, गन्स थी। उसी में उसे जॉन की पुरानी आंख मिलती है। वो आंखें और गन लेके प्रीकॉक्स के ऑफिस में चली जाती है। उन्हें स्कैन करके वो अंदर जाती है और जो क्राइम चेम्बर रहता है वहाँ के आदमी को गन पॉइंट पे रख के जॉन को निकालने के लिए कहती है। वो डरते हुए जॉन को निकाल देता है और आखिरकार जॉन वहाँ से छूट जाता है। तो दूसरी जगह पे प्रीकॉक्स का ये प्रोग्राम सफल होने के कारण बहुत बड़ा जश्न चल रहा था, जिसमें लेमर को एक एंटीक रिवॉल्वर का अवार्ड भी मिलता है इतने सारे क्राइम्स रोकने के लिए। तो यहाँ पे प्री क्राइम के हेडक्वार्टर में एगेता को वापस विजन आता है एन लाइवली के मर्डर का, जिसमें मर्डरर का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था, यानी कि लेमर का चेहरा। बाकी के टीम मेंबर भी ये पूरा विजन देख लेते हैं और उन्हें समझ आता है कि किलर और कोई नहीं बल्कि लेमर है। वो ये टिप सीधा पार्टी में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं सारे लोगों के सामने और लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। लेमर ये देख के वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे प्रीकॉक्स के ऑफिस में एक दूसरा विजन आता है जहाँ पे लेमर जॉन को मारने वाला था, इसलिए सारी टीम जॉन की मदद करने के लिए निकल जाती है। तो यहाँ पे जॉन लेमर के सामने आ जाता है उसे पकड़ने के लिए। ये देख लेमर उसके सामने गन तान देता है। ये देख जॉन उसे कहता है कि देखो तुमने मुझे अगर मारा तो तुम्हें जेल हो जाएगी और अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हारा प्रोग्राम गलत साबित हो जाएगा और उसे गवर्नमेंट बंद कर देगी, यानी कि दोनों केसेस में तुम अभी फंस गए हो। ये सुनकर लेमर खुद को ही गोली मार देता है और मरने से पहले वो जॉन से माफी मांगता है उसे फंसाने के लिए। इस प्रोग्राम के पीछे उसे काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसीलिए वो प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहता था। अब लेमर के खिलाफ काफी सारे सबूत गवर्नमेंट को मिलते हैं जिसके तहत ये प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है। जॉन भी निर्दोष साबित हो जाता है। गवर्नमेंट प्रीकॉक्स का ये प्रोग्राम बंद करवा देती है। जॉन
जॉन और लारा वापस एक होते हैं और प्रीकॉक्सिया ने जो म्यूटेंट्स रहते हैं उन्हें गवर्नमेंट आजाद कर देती है और तीनों भी अपनी लाइफ जीने लगते हैं और ये मर्डर मिस्ट्री यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।